मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल में। मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटी। बेसिकली मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके यानी कि जीएस के सारे सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवाऊंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वह यूपीएससी है, एसएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग या फिर रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इस चैनल पर मैं आपको सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। हम लेकिन स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे संविधान को, यानी कि कोई भी देश है उसे चलाने के लिए एक बड़ी सी पुस्तक होती है, उसे हम बोलते हैं संविधान। कोई भी कंट्री है उसका अलग अलग संविधान होता है, भारत का भी एक अलग संविधान है। ठीक है, संविधान का मतलब होता है समान विधान, यानी कि सभी के लिए समान कानून, उसे हम संविधान कहेंगे। संविधान को बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था और उस सभा के गठन का सबसे पहले जो विचार था वो एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था 1934 में। एम.एन. रॉय कौन थे? ये एक वामपंथी नेता थे। ठीक है, उस टाइम पे आपको पता होगा 1934 के टाइम पे अंग्रेजों का राज था भारत पर, तो एम.एन. रॉय जो थे वो एक वामपंथी नेता थे। इनके दिमाग में जब 1934 में संविधान सभा के गठन की जो विचार था वो आया, तो फिर 1935 में नेहरू जी थे। नेहरू जी ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा थी उसके सामने इनका प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा होनी चाहिए भारत की एक। तो फिर क्या हुआ, इनके ही ऐसे ही विचार आगे बढ़ता गया। तो 1934 में, ठीक है, 1934 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें टोटल जो थे वो 3 मेंबर थे। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो इस मिशन के हेड थे, इसी के नाम पर इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। ठीक है, लेकिन जो इसका प्रस्ताव था वो मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी? मुस्लिम लीग कह रही थी कि जो भारत है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, मुस्लिम लीग का अलग संविधान होगा और जो भारत इधर है उसका संविधान अलग होगा। तो क्रिप्स मिशन ने उनका प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब क्रिप्स मिशन ने मना कर दिया 2 संविधान सभाओं के गठन की मांग को, तो फिर मुस्लिम लीग ने इनका जो प्रस्ताव था उसे मना कर दिया, उनके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, संविधान सभा के गठन की मांग को। अब फिर 1942 के बाद आया 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने भी क्या किया, जो 2 संविधान सभा की मांग मुस्लिम लीग रख रहा था उसे तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, 2 संविधान सभाएं तो नहीं होगी। लेकिन जो मुस्लिम लीग की जो मेन जो मांग थी, जो जिसके जो वो करना चाह रहे थे, यानी कि अपनी संविधान सभा में जो प्रावधान करना चाह रहे थे उन्हें इसने मान लिया कैबिनेट मिशन ने। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या कर दिया, इसे अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई हम इनकी मांग को मान लेंगे, संविधान सभा का गठन हो जाएगा। उस टाइम पे जो सदस्य होने थे वो होने थे टोटल 389 सदस्य होने थे। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हुआ उसकी जो पहली बैठक हुई उसमें टोटल 211 मेंबर ने भाग लिया, क्योंकि जो उस टाइम तक मुस्लिम लीग थी वो अलग हो चुकी थी। भारत की संविधान सभा की जो बैठक थी उसका उन्होंने बहिष्कार कर दिया, तो वो अलग हो गई, तो उन्होंने इसकी बैठक में आने से मना कर दिया। तो टोटल 211 मेंबर ने पहली बैठक में भाग लिया था। और पहली बैठक कब हुई थी? हमारी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन की पहली बैठक हुई। और हमारा जो संविधान है वो टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इसमें जो संविधान है उसमें 22 भाग है, 395 इसमें अनुच्छेद है और 12 इसमें अनुसूची है। ठीक है, 22 भाग का मतलब क्या है? जैसे कोई भी बुक ले लीजिए आप, बुक में चैप्टर होते हैं तो आप उन्हें भाग मान लीजिए कि 22 इसके चैप्टर है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इस भाग के अंदर है, इन भाग के जो अंदर हेडिंग्स अगर हम मान लें तो वो है हमारे अनुच्छेद, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे आर्टिकल्स हो गए। और अनुसूची क्या है? जो ये भाग है, जो भाग को विस्तारित रूप देने के लिए अनुसूची बनाई गई है। ठीक है, यानी कि हम सब कुछ भाग में इस चैप्टर में नहीं लिख सकते, उसके लिए अलग से एक प्रावधान, एक अनुसूची ही बनाई गई है। और एक दूसरा मेन मोटिव क्या था अनुसूची को बनाने का, कि अगर हम कोई भी इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, किसी भी चीज में संशोधन करना चाहते हैं किसी भी भाग में, तो अगर हम इसमें संविधान में इसमें भाग में संशोधन करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद में भी संशोधन करना पड़ेगा। अभी अनुसूची अलग रख दी गई है तो हम क्या कर देंगे, इस अनुसूची में ही अमेंडमेंट कर देंगे। ठीक है,
तो मैं आज सोच रही हूँ कि आपको पहले अनुसूची से ही स्टार्ट कर देंगे। अनुसूची आपकी जब खत्म हो जाएंगी तब हम इसके भाग पढ़ेंगे और अनुच्छेद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम अनुसूचियों की, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूची थी, ठीक है। लेकिन जो अभी फिलहाल में हमारा जो संविधान है उसमें 12 अनुसूची है। टाइम टाइम पे उसमें अमेंडमेंट होते रहे और अनुसूचियां जुड़ती गई, तो अब उसमें हमारी 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें दिया गया है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि कोई भी राज्य है उसका कितना एरिया होगा, कौन सा राज्य है किस राज्य के साथ टच करेगा, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र किस राज्य के साथ सीमा लगाएगा, वो सब कुछ जो डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है वो हमारी पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करेंगे, दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, वेतन और भत्ते, सरकार के जितने भी मंत्री हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हो गए, ये सबके सब के राज्यसभा के राज्यसभा के उपसभापति हो गए, वो सारे के सारे किसमें होंगे, दूसरी अनुसूची में होंगे, ठीक है, उनके वेतन और भत्ते। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो जो शपथ का प्रावधान है, कोई भी मंत्री हो गया या उपाध्यक्ष अध्यक्ष, उनका जो शपथ है वो किसमें प्रावधान किया गया है, हमारा तीसरी अनुसूची में। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दो की जो शपथ का प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की अगर हम शपथ की बात करेंगे तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। फोर्थ अनुसूची अगर हम देखेंगे तो फोर्थ अनुसूची में क्या दिया हुआ है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा, वो हमारी फोर्थ अनुसूची में दिया गया है। यानी कि किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, किस केंद्र शासित प्रदेश के पास कितनी सीटें होंगी, वो सब कुछ किसमें दिया गया है, हमारा फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे तो SC ST जो क्षेत्रों का प्रशासन है और उनका जो नियंत्रण है वो हमारा फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है, यानी कि 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अब छठे अगर हम बात करेंगे तो 6th शेड्यूल में हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनके जो बारे में प्रावधान है वो किसमें दिया गया है, हमारा 6th अनुसूची में। आपने अभी देखा भी होगा, करंट में भी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था लद्दाख को लेकर। लद्दाख वाले क्या कह रहे थे कि हमें क्या होना है, 6th शेड्यूल में शामिल होना है। 6th शेड्यूल में क्या होता है, अगर आपका कोई भी राज्य इसमें शामिल हो जाता है तो उसे अपना संविधान बनाने की, एक तरीके से अगर हम बोलते हैं कि उसे अपना संविधान बनाने की इजाजत मिल जाती है। संविधान तो नहीं कहेंगे, वो अपने लिए नियम कानून बेसिकली बना सकते हैं, ठीक है। तो लद्दाख ये चाह रहा था क्योंकि उस टाइम पे हम देखेंगे कि अब जब से जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो उसमें जो उसे विकसित करने के लिए वहाँ पर क्या हो रही है, कटाई हो रही है, वहाँ के जो पहाड़ है उन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निर्माण उसका किया जा रहा है। तो लद्दाख वाले क्या कह रहे थे कि भाई मतलब हमने जो नेचर को बचा कर रखा है इतने सालों से, वो इसलिए नहीं रखा कि आप इसे ऐसे बर्बाद कर दो, हमें जो 6th शेड्यूल है संविधान का उसमें शामिल कर दीजिए, जिससे हम यहाँ के एरिया के बारे में प्रावधान को खुद बना सके। क्योंकि कोई भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए आएगा तो उससे ज्यादा जानकारी हमें है अपने क्षेत्र के बारे में। नहीं मानी, अब ये मुद्दा भी थोड़ा बंद हो गया है। अब हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की अगर हम बात करेंगे तो संघ सूची में हमारे टोटल 98 विषय है। राज्य सूची की बात करेंगे टोटल इसमें 59 है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें 52 हमारे जो विषय है, ठीक है। जो संघ सूची में जो हमारे विषय है उन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची की अगर हम बात करेंगे तो उसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय के ऊपर संघ और राज्य दोनों कानून बनाए तो मान्य किसका होगा, संघ सूची का, ठीक है। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या दी हुई है, हमारी भाषाएं दी हुई है। याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी ये तीनों शामिल नहीं है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, अगर 8वीं अनुसूची से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन में आपको राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा। और एग्जामिनर यही पूछना चाहेगा कि बताइए इनमें से कौन सी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है या फिर नहीं है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी शामिल नहीं है।
नवीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो नवीं अनुसूची भू सुधार और जमींदारी प्रणाली का जो उन्मूलन है उससे संबंधित है। इसे जोड़ा गया था 1951 में, ठीक है। पहला ही संविधान संशोधन था ये, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, इसे हमने जोड़ा था, ठीक है। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। इसे जोड़ा गया था 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। बेसिकली उस टाइम पे क्या था कि जो नेता थे यानी कि जो सांसद थे वो क्या कर रहे थे कि जीत कर आ गए किसी पार्टी से, वो अपनी बार बार क्या कर रहे थे पार्टी चेंज की, सुबह दूसरी पार्टी में शाम को दूसरी पार्टी में। तो उस टाइम पे फिर राजीव गांधी जी ने एक कदम उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1985 में, और नेता जो सांसद वगैरह थे उनके लिए एक नियम बना दिया गया कि आप जिस पार्टी से जीत कर आओगे, ठीक है, उसी में आपको रहना पड़ेगा 5 साल तक। अगर आप वो पार्टी छोड़ते हो तो आपको क्या, जो आपकी सांसद की जो सदस्यता है वो भी चली जाएगी, ठीक है। अब उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें पंचायत का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पंचायत में टोटल कितने विषय है हमारे, 29 विषय है। इसे जोड़ा गया था 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। पंचायतों को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अगर हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची की तो इसमें दिया हुआ है नगर पालिका। इसमें टोटल कितने विषय है हमारे, 18 विषय है, और इसे जोड़ा गया था 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है, याद रखना। अब देखो अगर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे तो पहली अनुसूची में हमारे क्या दिया हुआ है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। दूसरी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। तीसरी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें शपथ दी गई है, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में हमारा नहीं है। फोर्थ की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 4th अनुसूची में दिया गया है। 5th की अगर हम बात करेंगे तो SC ST जो क्षेत्रों का प्रशासन है और जो नियंत्रण है वो किसमें दिया गया है, 5th में दिया गया है। 6th की अगर हम बात करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उसके बारे में प्रावधान किसमें किया गया है, 6th में। और लद्दाख किसमें आना चाह रहा था, 6th में आना चाह रहा था, ठीक है। 7वीं की अगर हम बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। 8वीं की अगर हम बात करेंगे तो भाषाएं जो है 22 भाषाएं वो किसमें दी गई है हमारी, 8वीं अनुसूची में दी गई है। 9वीं की अगर हम बात करेंगे तो 9वीं में भू सुधार और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन दिया गया है। जो 9वीं अनुसूची है वो किस लिए लाई गई थी कि जो मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। जैसे आप किसी भी भूमि सुधार के ऊपर आपने कोई कानून बनाया, किसी ने जाकर कोर्ट में कह दिया कि इससे मेरा मूल अधिकार का क्या है, हनन हो रहा है, तो उसके लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी। इसे क्या रखा गया था, न्यायिक समीक्षा से दूर। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है कि कोर्ट में से कोई जज नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन फिर कोर्ट ने 1975 में 24 अप्रैल 1975 की एक डेट डिक्लेयर की कि इसके बाद के जो भी प्रावधान है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होंगे, यानी कि उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो दल बदल से जो संबंधित कानून था वो 10वीं अनुसूची में आया था। 11वीं में हमारी पंचायत थी और 12वीं में क्या थी, नगर पालिका। आप 2 से 3 बार को रिवाइज कीजिएगा, आपके याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।